जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए बिजली विभाग में जो भर्ती निकली है, लाइन परिचालक, उपकेंद्र परिचालक, MPPGCL, MP पावर ट्रांसमिशन में, उसके लिए स्पेशल क्लास। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम YouTube पर पूरी जो सारी क्लासेस है आपको निःशुल्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम आपको हर टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं, उससे 10 से 12 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए उन सभी को कराते हैं, जिससे आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाँ, हमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। बच्चा पढ़ लेता पर उससे क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि जो आपकी एग्जाम होती है उसमें जो शब्दावली आती है वो निमी पैटर्न से आती है। तो दोस्तों, निमी पैटर्न में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो उसी तरीके से मैं सारी चीज को लेके आया हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी जुड़ रहे हो हमारे से पहली बार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोज 8 बजे हम आपको मिलते हैं मध्य प्रदेश बिजली विभाग की क्लास के साथ, रात के 8 बजे। दोस्तों, अभी ये हमारी 27 क्लास है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है बाकी क्लासेस, तो प्ले लिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश बिजली विभाग के नाम से, आप जाइए और इसको शेयर करिए और देखिए सारी क्लासेस को। अब हम पढ़ रहे थे अर्थिंग। अर्थिंग का हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था, अर्थिंग का दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में बच्चों को बहुत अच्छा लगा, इस दूसरा भाग और इससे अच्छा है। तो हम अर्थिंग को 3 से 4 पार्ट में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो अर्थिंग से शब्दावली कौन कौन से इंपॉर्टेंट, अर्थिंग होता क्या है मैं बता देता हूं, जो विद्यार्थी नहीं जो है। अर्थिंग हम इसलिए करते हैं, मनुष्य और उपकरण को लीकेज करंट से बचाने के लिए हम जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है जमीन, और अर्थिंग भू संपर्क, यानी जमीन से जब हम किसी चीज को संपर्क कर दे तो वो कहलाता है हमारा अर्थिंग। क्लियर? तो हम जो वायर होता है, जो हमारा बॉडी होती है, जो भी काम कर रही है, उसको हम जमीन से जोड़ दे, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल उपकरण में। तो उसके कुछ शब्दावली है जो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। पहला शब्दावली अर्थिंग से रिलेटेड, भू संपर्क से रिलेटेड, अर्थ इलेक्ट्रोड। एग्जाम में आता है अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो दोस्तों, अर्थ इलेक्ट्रोड यह एक धातु का पाइप या प्लेट होती है, ठीक है, जिसे हम अर्थिंग के लिए काय में डालते हैं, जमीन में दबाते हैं, ताकि अच्छे से क्या प्रदान हो सके, अर्थिंग प्रदान हो सके। जैसे ये पाइप प्लेट अर्थिंग है, वैसे ये हमारा क्या है, रोड है। ठीक है, ये सब को हम क्या बोलते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, दूसरा होता है अर्थिंग लीड। अर्थिंग लीड क्या होती है, तो अर्थ इलेक्ट्रोड को जोड़ने वाला तार को क्या करते हैं, अर्थिंग लीड, यानी अर्थ इलेक्ट्रोड। जैसे ये पाइप है, इस प्लेट को जोड़ने वाला जो वायर होगा उसको बोलते हैं अर्थिंग लीड। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर इस डायग्राम में, ये छोटा है, ये पाइप गड़ा हुआ, इस पाइप से कनेक्ट होकर जो वायर जा रहा है इसको बोलते हैं अर्थिंग लीड वायर। ये लीड वायर काय का हो सकता है, कॉपर का होता है। काय का होता है, कॉपर का होता है। इतनी बात समझ में आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो विद्यार्थी शेयर नहीं करे, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है शेयर करें, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं निःशुल्क, कोई आपको पे नहीं कर रहे हैं कि आप इसका पे करिए। लोग तो बहुत सारे यूट्यूबर आके आपको कोर्स बेचते हैं 2000, 3000, 4000, हम तो आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा गरीब विद्यार्थी पढ़ पाए और इस शिक्षा को ले पाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तीसरा, पहला होता है, हमने क्या क्या पढ़ा, तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थिंग लीड, क्लियर होगा, आगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ दोस्तों के मन में डाउट होता है कि सर नोट्स कैसे प्राप्त करें, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप जाकर उस पर व्हाट्सएप करें। आपको कुछ मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, 50 से 100 रुपए कुछ है चार्ज, वहां पे जाके देखिएगा। आपको जितनी भी क्लास होगी उसकी PDF मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे। दूसरी बात, यदि आपको नहीं लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस इसलिए कर रहा हूँ ये PPT का जो चार्ज, इसलिए क्योंकि जो PPT बनाते हैं उनको हमको कुछ पर मंथ देना पड़ता है, 7 से 8 हजार रुपए। तो ये थोड़ा सा इशू है, बाकी तो और कुछ नहीं है ना। उसके बाद अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर क्या होता है, अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर, ECC एग्जाम में आता है, अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर। ECC का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर। एक ऐसा चालक या ऐसा कंडक्टर जो विद्युत उपकरण या धात्विक भाग को क्या करते हैं, अर्थिंग इलेक्ट्रोड से जोड़ता है, ताकि किसी भी असामान्य स्थिति विद्युत धारा को सुरक्षित रूप से पृथ्वी में ले जा सके। समझना, एक बॉक्स लगा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, MCB बॉक्स है, ठीक है। उस भाग से ये वायर को क्या करा जाता है, इस पाइप को क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। और कहां पे जोड़ा जाता है, जमीन के पास। ये कहलाता अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर। जो हम किससे जोड़ देते हैं, जो मेटल की बॉडी होती है उससे जोड़ने वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर। क्लियर है? ताकि जब भी कहीं पर लीकेज करंट हो तो पूरा
करंट कहां भेज दे, वो जमीन के अंदर भेज दे। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर ECC के लिए न्यूनतम आकार का जो वायर होता है कितना साइज होना चाहिए। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो कितना होना चाहिए इस वायर का साइज, जो वायर होता है जो जुड़ा होता है जो उस बॉडी से, उसका साइज होना चाहिए 14 स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है मैंने बता चुका था पहली वीडियो में, आप देख के आइएगा। किसी वायर का जो साइज नापते हैं, ठीक है, गेज में नापते हैं और एक mm में नापते हैं। जो गेज में नापते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। तो 14 स्टैंडर्ड वायर गेज का होना चाहिए या 2.9 mm स्क्वायर से कम होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन अभी आपको करूंगा, कम से कम 10 से 12 एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आए। वो पूछते हैं ECC अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर का वायर का साइज कितना होना चाहिए। 14 स्टैंडर्ड वायर गेज से कम नहीं होना चाहिए, और 2.9 mm में बात करें तो हम 2.9 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। कुछ मामलों में ऐसे बड़े उपकरण जहां अधिक करंट लिया जाता है, वहां पर बोलते हैं कि 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का वायर की सिफारिश की जाती है। क्योंकि जब NMRC या DMRC ने जब ये क्वेश्चन दिया था तो वहां पर उसका आंसर माना था 10 स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जब बड़े सर्किट होते हैं, जैसे मान लो आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है या जनरेशन लाइन है, वहां पर हम अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर का कितना का वायर यूज करेंगे, 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का। क्लियर है। स्टैंडर्ड वायर गेज किसी वायर का गेज बताता है वो कितना मोटा है, कितना मोटा है। क्लियर है, इसकी बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगला होता है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट क्या होता है, जब किसी चालक तार यानी कॉपर का जो तार है, ठीक है, का वह भाग जो गलती से अर्थ से जुड़ जाए उसे हम कहते हैं अर्थ फॉल्ट। यानी मान लीजिए ये फेज था और हमारा अर्थिंग तार भी था, ये मोटर थी और उस मोटर से लगी हुई थी, ठीक है, ये फेज वायर भी गया, अब गलती से यहाँ लगा था, ये दोनों टच हो गए, ठीक है, तो पूरा करंट लीकेज होकर कहाँ जाएगा, हमारी जमीन में। तो इसी को बोलते हैं हम अर्थ फॉल्ट। एग्जाम आता है अर्थ फॉल्ट क्या होता है, जब कोई तार का वह भाग जो गलती से अर्थ से जुड़ जाए उसको बोलते हैं अर्थ फॉल्ट। क्लियर है। उसके बाद होता है डेड। डेड क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेड क्या होता है, डेड वह भाग होता है जो विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ ना हो, जिसका अर्थ विभव शून्य हो। जो हम ये वायर करते हैं, ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए ये मोटर है, इस मोटर में ये टर्मिनल बॉक्स है, इस पे आ रहा फेज और न्यूट्रल, हाँ या ना, ठीक है। अब यहां तुमने बॉडी को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, है ना, इस बॉडी को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो क्या ये सप्लाई से जुड़ा हुआ है क्या ये वायर, नहीं, हमने तो बॉडी को अर्थ करा और ये मोटर को सप्लाई दे रहा है, तो ऐसे भाग को बोलते हैं हम डेड वायर। ठीक है, इसमें जमीन का रेजिस्टेंस क्या होता है, विभव क्या होता है, सॉरी जीरो, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, जीरो। ऐसे वायर को हम क्या कहते हैं, डेड। क्लियर है, समझ में आया होगा दोस्तों। आपको वीडियो समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों यदि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो फिर मैं आगे कंटिन्यू वीडियो को नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों मेरे को भी एक वीडियो बनाने की एक मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, यदि नहीं पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट्स करें, तो हम वीडियो को फिर आगे कंटिन्यू नहीं लेके जाएंगे, फिर आपको जहाँ से पढ़ना आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रिकल नियम, ठीक है, अब यहां नियम को आपको ध्यान रखना है, ये नियमों को। IE नियम वाली क्या होती है, IE का मतलब होता है इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स। इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल के नियम होते हैं उनमें भाई किस तरह से अर्थिंग की जाती है। ऐसा नहीं आप अर्थिंग कहीं भी गाड़ दो, आपने बोला कि सर हम तो पाइप कहीं भी अर्थिंग करना है ना, हमको कहीं पे भी गाड़ दिया, नहीं, उसके लिए रूल बनाए गए, ठीक है, कि आप अर्थिंग प्रॉपर करना चाहिए। नहीं तो भाई कोई भी व्यक्ति उन्हें सर अर्थिंग आते हैं मेरे को, मैं तो कर दूंगा, तो वो प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी। तो उसके लिए नियम बनाए गए, तो उसको बोला कि किस नियम के, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अकॉर्डिंग अर्थिंग के कौन कौन से नियम होते हैं। तो पहला नियम दोस्तों आज ही यहीं याद करके जाना, पहला नियम होता है 33, नियम नंबर 33। ये 1956 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1956 में। इस नियम के अनुसार बोला गया कि आपको जो घर होते हैं, बिल्डिंग होती है, उन सभी में अर्थिंग करना क्या है, अनिवार्य। एग्जाम में आता है कौन सा बताता अर्थिंग करने का नियम कौन सा है, तो नियम नंबर 33। मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई उसमें क्वेश्चन पूछा था, अर्थिंग यदि कोई घर पर अर्थिंग करना है या भवन में अर्थिंग करना है तो वहां किस नियम के अनुसार की जाती है, तो 33। ठीक है, वो कब दिया था, 1956 में। कोई दिक्कत इतनी, पहली बात समझ में आए तो किसी भी घर पर अर्थिंग करने का नियम क्या होता है, कौन सा नियम में आता है, 33 नियम में आता है। क्लियर है। दूसरा, अर्थिंग सर कब करनी चाहिए, याद रखिएगा, अर्थिंग हमेशा 125 वोल्ट से ऊपर पे ही अर्थिंग की जाती है। यदि कोई उपकरण 125 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज ले रहा है तो उस पर ही अर्थिंग करते हैं। आपने चार्जर देखा होगा, मोबाइल चार्ज करते हो तो उसमें तो केवल 2 पिन रहती है, हाँ या ना, उसमें तीसरी पिन कहां रहती है अर्थिंग की, ऐसा 3 पिन का रहता, हम 3 पिन वाला प्लग का रहता, हमारे पास जो चार्जर लगाते हैं वो तो 2 पिन का रहता है।
क्योंकि वो जो चार्जर काम करता है वो 125 वोल्ट से कम काम करता है। आजकल की जो टीवी आ रही है एलसीडी वाली, है ना, वो एलसीडी जो टीवी आ रही है उसमें भी कितनी होती है, 2 पिन होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो वाट होता है वो कम होता है, इसलिए इनको अर्थिंग की जरूरत नहीं होती है। तो याद रखिएगा, अर्थिंग आप कितने पे करते हो, 125 वोल्ट वोल्टेज से ज्यादा के उपकरण पे ही हम क्या करते हैं, अर्थिंग। इसलिए कंपनी जो 3 पिन देती है ना, याद रखना वो उपकरण यदि 125 वोल्ट के ऊपर चल रहा तो ही क्या करेगा, अर्थिंग। क्लियर है? ऐसा क्यों सर 125 पे ही क्यों की जाती है, उससे कम पे क्यों नहीं की जाती? तो मानव का शरीर 90 वोल्ट तक इलेक्ट्रिकल झटका का अनुभव कर सकता है, यानी आपको 90 वोल्ट के नीचे कोई झटका नहीं लगेगा। आपने देखा होगा बैटरी, आपके घर में बैटरी होगी, ट्रैक्टर या इसकी बैटरियां होती है, आप उसको नॉर्मल पकड़ लेते हो, आपको झटका नहीं लगता, क्योंकि इतने वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की। आपकी बाइक की बैटरी है, उसको आप पकड़ लेते हो, आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि उसमें 12 वोल्ट है। ठीक है, तो मानव का शरीर कितना सहन कर सकता है, 90 वोल्ट तक सहन कर सकता है। दूसरा नियम होता है नियम नंबर 61, नियम नंबर 33 समझ में होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए। दूसरा नियम कहता है दोस्तों, दूसरा नियम होता है नियम नंबर 161। इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार नियम नंबर 161 में किसको रखा गया है, तो उन्होंने बोला कि 125 वोल्ट के ऊपर जो भी होता है उपकरण या जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, यानी 125 वोल्ट के ऊपर जो भी हो, वो इस नियम के आते हैं, नियम नंबर 61 के अकॉर्डिंग। क्लियर है आपको? उन्होंने बोला दूसरा कि जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वहां पर कम से कम कितनी अर्थिंग करना चाहिए, 2। यानी जहां पर बिजली पैदा हो रही है, जहां बिजली को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, जब बिजली को पैदा की जा रही है और वहां बांटा जा रहा है, वहां कम से कम कितनी अर्थिंग होनी चाहिए, 2। सर कम से कम का मतलब कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, उसके बाद 2 से ज्यादा भी होना चाहिए। याद रखिएगा इसका भी, ये 2 अर्थिंग हमेशा 650 वोल्ट के ऊपर के उपकरण पे की जाती है। 650 वोल्ट से ज्यादा है वहां पर कम से कम कितनी अर्थिंग होती है, 2 अर्थिंग होती है। क्लियर है आपको? क्लियर हुआ होगा। ये एग्जाम में आता है जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे कितनी अर्थिंग करनी चाहिए, तो कितनी करना चाहिए, 2। अगला है सभी जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर, इन सभी पर, ठीक है, जो उपकरण को कम से कम 2 अलग अलग अर्थिंग से अर्थ किया जाना चाहिए। जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इन सभी को कितनी अर्थिंग करना चाहिए, हमको कम से कम करना चाहिए। आपको यह याद रख लीजिएगा, 650 वोल्ट के ऊपर कितनी अर्थिंग करना है, आपको कम से कम 2 अर्थिंग करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो। सभी धात्विक जैसे केसिंग, कवरिंग, जंक्शन बॉक्स आदि आवश्यक को हम क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। जो हमारा बोर्ड होता है, उस बोर्ड में 3 पिन प्लग होती है, हम सभी को जितने भी ऐसे उपकरण है जो जैसे फ्रिज है, इन सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग करना पड़ेगा। दोस्तों समझ में आया होगा। उसके आगे है नई विद्युत प्रणाली की स्थापना में सप्लाई लाइन से जोड़ने के पूर्व आपको अर्थिंग करना जरूरी है और उसका प्रतिरोध का परीक्षण भी करना जरूरी है। यदि आप घर पर नई सप्लाई लगा रहे हो तो आपको पहले अर्थिंग भी करना जरूरी है। उस अर्थिंग करने से पहले आपको जमीन का रेजिस्टेंस देखना है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, कि भाई वहां का प्रतिरोध ज्यादा तो नहीं है। प्रतिरोध ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, वहां का कम करेंगे। ये किस नियम के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, सब 61 के नियम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में, कम से कम 2 वर्ष में कम से कम एक बार सूखे मौसम में अर्थ का रेजिस्टेंस करना चाहिए। यदि एग्जाम में आया था, किसमें आया था, हाँ भेल में, भेल या डीएमआरसी की एग्जाम थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि हमको कम से कम कितने सालों में आपको अर्थिंग को परीक्षण करना चाहिए, यानी ज्यादा आप कितने कम से कम यानी आप करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि भैया 2 साल में कम से कम आपको एक बार तो जहां शुष्क मौसम होता है वहां पर आपको अर्थ का, जहां सूखी जगह वहां पर करना चाहिए, वहां का रेजिस्टेंस कितना हो गया। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगले नियम पे चलते हैं। दोस्तों उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर, कम से कम एक विद्यार्थी 10 से 20 लोगों को शेयर करें। और आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो विद्यार्थी लाइनमैन में पहले से आउटसोर्स में, वो सभी अपने आउटसोर्स ग्रुप में जरूर शेयर करें। प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार शुष्क मौसम में अर्थ का विद्युत प्रतिरोध परीक्षण किया चाहिए। ये वही लास्ट लाइन थी। अब दोस्तों विद्युत का परीक्षण यानी सॉरी हमारा प्रतिरोध का परीक्षण किससे किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों मेगर से। किससे? मेगर मेगा ओम में रेजिस्टेंस को बताता है। ठीक है, ये मेगर होता है, इसके अंदर एक जनरेटर होता है, इसको हाथ से घुमाते हैं, 500 वोल्ट पे काम करता है, ये वोल्टेज डेवलप करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेगर। तो मेगर से हम क्या यूज करते हैं, अर्थ का रजिस्टर। जमीन का प्रतिरोध किससे, कौन सी मशीन से नापा जाता है, एग्जाम में आता है, तो कौन से, मेगर से। क्लियर है, आपको याद रखना है। ये मिली एम्पियर सॉरी मेगा ओम में बताता है। पूरी वायरिंग में अर्थिंग के लिए
जो वायर प्रयुक्त करते हैं उसका प्रतिरोध 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अर्थिंग में आप जो वायर यूज कर रहे हो घर में, उसका जो रेजिस्टेंस आपको चेक करना, उसका 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपन ने कल ही पढ़ा था जमीन की, हम जब रजिस्टेंस अर्थिंग करते समय प्रतिरोध क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। सर क्यों होना चाहिए भाई? प्रतिरोध क्या करता है? करंट के मार्ग में रोकने का काम करता है। यदि करंट को रोकने वाला ही है, जमीन के अंदर करंट जाएगा क्या? नहीं। तो हम ऐसे को यूज करेंगे जिसका करंट को रोकने वाला कम से कम हो, यदि लीकेज होता है तो। अगला है अर्थ इलेक्ट्रोड। ये रूल नंबर सब 61 के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब कोई अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में 3 ओम और चट्टानी भूमि में 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि मैंने एक कॉपर की रोड को गाड़ा है उसके अंदर, ठीक है, हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड जमीन के अंदर, तो हमको जमीन का चेक करना है कि वहां का प्रतिरोध सामान्य भूमि है तो 3 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए वहां का रेजिस्टेंस। पर याद रखिएगा, यदि कोई चट्टानी जगह, जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर चट्टान, जहां पर मुरम टाइप होता है, पत्थर होने ज्यादा होते हैं, जो उत्तराखंड है यहाँ पर इस टाइप से, तो चट्टानी भूमि जहां होती है ना, वहां पे 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम में आता है कि चट्टानी भूमि में रेजिस्टेंस कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 8 ओम से ज्यादा नहीं। नॉर्मल भूमि में 3 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर इतना? उसके बाद अगला नियम है, जो हमारी लेड शीट केबल होती है, ये लेड शीट केबल जो अंदर भूमि, याद रखना है इसको, जमीन के अंदर जो भूमिगत केबल होती है, ठीक है, जमीन के अंदर जो हम डालते हैं, इस केबल को बोलते हैं लेड शीट केबल, है ना। इसको हम धात्विक आवरण करना आवश्यक है, और धात्विक आवरण को, ये धात्विक आवरण को क्या कर देते हैं? अर्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थ कर देते हैं। क्लियर इतना बात दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब आगे पे हम चलते हैं दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप यहां से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख के जाओगे आज। अर्थ तार, भू संपर्क तार, जिसको हम बोलते हैं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ईसीसी। एग्जाम में आता है ईसीसी काय का बना होता है, तो याद रखना है आपको, ईसीसी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, जीआई गैल्वेनाइज इस्पात यानी गैल्वेनाइज आयरन का बना होता है, जीआई का बना होता है। काय का बना होता है? जीआई। सर जीआई क्या होता है? ये दिख रहा है आपको, ये पाइप क्या होता है? हमारा जीआई पाइप होता है। इसको बोलते हैं, इसको हम जीआई पाइप क्या होता है सर? जब हम लोहे के ऊपर जिंक की लेयर परत चढ़ा दे, जिंक की परत चढ़ा दे, उस पाइप को बोलते हैं जीआई, गैल्वेनाइज आयरन या गैल्वीकृत इस्पात। इससे क्या होता है? जंग नहीं लगता इसमें। आपने देखा होगा जो टीन सेट होती है गैल्वेनाइज, है ना, गैल्वेनाइज चद्दर है जो यूज हो रही है आजकल, वो उसमें जंग नहीं लगता, इसी कारण वो लगाते हैं। तो इसमें क्यों यूज करते हैं? ये जंग नहीं होता। एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आया है। दूसरा, जो अर्थिंग के लिए हम वायर यूज करते हैं, वो कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है? तो वो कितना करंट, वहां पर कितना करंट निर्धारित क्षमता डिपेंड करता है, कितना वो करंट ले रहा है, यानी आने वाला करंट कितना है, उस पर हम डिपेंड करते हैं कि अर्थ वायर को हमने कितना मोटा लगाना। समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना? दूसरा, तीसरा, जो अर्थिंग जो तार का साइज न्यूट्रल साइज से अधिक होना चाहिए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, किससे ज्यादा होना चाहिए? अर्थिंग तार, जो अर्थिंग में आप तार यूज करोगे ना, वो उसका साइज न्यूट्रल के तार से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग तार मोटा होना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट के दौरान फॉल्ट करंट को ग्राउंड में ले जा सके। समझना, एक कूलर है, इस कूलर पे 2 वायर आ रहे हैं, एक फेज और न्यूट्रल, आपको सभी को ये पता होना चाहिए, और यहाँ पे अर्थिंग करा हुआ। अब न्यूट्रल, फेज का काम होता है, क्या होता है? फेज का काम करंट को आगे ले जाना, हाँ है ना, और न्यूट्रल का काम होता है करंट को वापस आना, जहां से आया था वहीं पे रिटर्न होकर लेके जाना, हाँ है ना? समझ में आया इतनी बात? अब यदि यहां पर मान लो फेज वायर कट जाता है या कोई न्यूट्रल वायर कट जाता, तो यहाँ पूरा लीकेज हो जाता, हाँ है ना, बॉडी पे करंट आता। अब इस करंट कहां पे उतरता? जमीन में। पर यह वायर पतला छोटा होगा, ये वायर पतला होगा, तो करंट भाई मोटे वायर से क्या होगा? ज्यादा जल्दी चला जाएगा। मान लीजिए पाइप, मान लो पानी का पाइप होता है भाई, यहां पर पानी आ रहा है, यदि मोटा पाइप लगा तो पानी जल्दी रास्ते से किधर से निकल जाए? जहां मोटा पाइप है। तो वहां पर हमको यहाँ साइज क्या रखना है? न्यूट्रल से बड़ा रखना है, किसका? अर्थिंग का वायर का। क्लियर? इतनी बात समझ में आया होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों। मैं आपको 10 से 15 बुक को देखता हूं, फिर पीपीटी बनाता हूं, फिर गूगल भी करता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन आए, क्योंकि जो ये सारी चीज पढ़ा रहा हूं मैं ना आपको, ये किताबों में कहीं नहीं मिलेगी। मैं गूगल पे देखता हूं, फिर क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन देखता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं, फिर उन क्वेश्चनों से क्या क्या नए क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी को मैं लाके फिर पीपीटी बनवाता हूं। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। जिस भू संपर्क के लिए और महत्वपूर्ण रूल कौन कौन से याद रखिएगा। पहला रूल है, यदि आप कोई घर है
उस घर में, घर के लिए अर्थिंग कर रहे हो तो याद रखें उस घर से जो अर्थिंग कर रहे हो वो कम से कम 1.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। यानी जो पाइप खंभा गाड़ हो घर से, ठीक है, अर्थिंग का, वो आपके घर से कम 1.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। क्लियर इतनी बात। दूसरा, जो भू संपर्क का तार यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए आपको, यानी कोई उस पर यांत्रिक क्षति यानी कोई यानी कोई नुकसान नहीं हो, उसको चोट वोट ना हो, तो उसको जमीन में कम से कम आपको कितने 30 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जमीन के नीचे गाड़ना। भाई उसको यदि हमने ऊपर ही रख दिया तो कहीं ना कहीं भाई टूट सकता है ना। तो उसको जमीन के अंदर कितना गाड़ना है, कम से कम ये पाइप को 30 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। और वो पाइप का जो मुंह है वो कितना होना चाहिए 12.7 mm, और काय का होना चाहिए जीआई पाइप। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखो ये जीआई पाइप है। क्लियर इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको, आशा करता हूं। ठीक है, अगला है, ठीक है, ये वाला भी एग्जाम में बहुत आता है। यदि आपको भू संपर्क के लिए भूमि उपलब्ध हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, समांतर क्रम में बहुत सारे भू संपर्क को जोड़कर भू प्रतिरोध के प्रभाव को कम करना चाहिए। यानी इसका मतलब मैं समझाता हूं, यदि जमीन का प्रतिरोध कम करना है, ठीक है, आपके पास जमीन भी ज्यादा है, तो क्या करते हैं, समांतर में बहुत सारे हम क्या लगाते हैं, अर्थिंग लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोटर है, इस मोटर को बहुत हमको भाई बहुत सारी हमारे पास जगह है, तो हम क्या करते हैं, इसके समांतर में बहुत सारे अर्थिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अर्थिंग झल्ली यदि लीकेज होगा तो जमीन में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जमीन का प्रतिरोध यदि कम करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जमीन का प्रतिरोध कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जमीन के प्रतिरोध को कम करने के लिए हम समांतर में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला इंपॉर्टेंस रूल होता है इलेक्ट्रिकल नियम 90 के अनुसार जो अवर हेड लाइन होती है, अवर हेड का मतलब सिरोपनी लाइन, सिर के ऊपर से जाने वाली लाइन होती है। ये सिर के ऊपर, सिरोपनी का मतलब होता है सिर के ऊपर से जाने वाली लाइन, आपने को दिख रही होगी ये वाली। इन 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर, 1600 मीटर यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर है ना। 1600 मीटर में लगभग आपको कितने अर्थिंग करना है, समान दूरी पे 4। यदि मान लीजिए ये 1600 मीटर है ना, तो 1600 मीटर में आपको कितने अर्थिंग करना है, 4, समझ जाना चाहिए। यानी 400 पे आपको कितनी अर्थिंग करना है, एक अर्थिंग करना है। ठीक है, तो यहां पर जो पूरी लाइन होती है उसमें हमको 1600 मीटर पर कितने अर्थिंग करना पड़ता है, 4 अर्थिंग करना है। ये रूल है, अब बाकी करो या ना करो वो तो फिर है। सिरोपनी लाइन यानी सिर के ऊपर से जाने वाली लाइन में भू संपर्क के लिए कौन सी अर्थिंग करी जाती है, याद रखना पाइप अर्थिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओवर हेड लाइन के लिए आप कौन सी अर्थिंग यूज करोगे, प्लेट अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग या पाइप अर्थिंग। तो हमेशा याद रखना पाइप अर्थिंग का हम यूज करते हैं ओवर हेड लाइन के लिए। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा के दृष्टिकोण से अर्थिंग का तार मोटा होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने बताया था अर्थिंग का तार क्या होना चाहिए, न्यूट्रल से भी मोटा होना चाहिए, जिसके कारण भाई ज्यादा ज्यादा करंट ग्राउंड में ले जा सके। तो देखा होगा ये कौन सी अर्थिंग है आपको, पाइप अर्थिंग। ये बहुत सारे खंबे लगे हैं, इनको सारा करंट कहां जा रहा है, पाइप अर्थिंग में। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगला टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए यदि आप नोट्स बना रहे हैं, अर्थ प्रतिरोध को कम करना। अर्थ प्रतिरोध क्या होता है, पृथ्वी का रेजिस्टेंस। याद रखना दोस्तों, पृथ्वी का रेजिस्टेंस हमको कम करना ही करना है। यदि कम नहीं है तो उसको तरीका ढूंढना है, कितना होना चाहिए। तो मैंने पहले कल की वीडियो में बता दिया कि जमीन प्रतिरोध होता क्या है, करंट को रोकने वाला। प्रतिधन रोध, प्रतिधन विरोध, हम करंट का ये शब्द ही बना है, प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जिसके प्रति किया गया विरोध, किसके प्रति विरोध करता है, करंट के प्रति। करंट को रोकने का काम जो करे उसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो दोस्तों अर्थिंग का काम होता है, यदि मान लो लीकेज करंट है, उस लीकेज करंट को जमीन में झल्ली से झल्ली ले जाए, झल्ली से झल्ली ले जाए। तो भैया इसमें यदि प्रतिरोध ज्यादा होगा, करंट को रोकने वाला ज्यादा होगा, तो जाएगा क्या, नहीं। तो हम सर कभी कहां पर प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो कैसे कम करेंगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप जब इसको देखोगे ना, अभी क्वेश्चन कम से कम आपको 15-17 क्वेश्चन इसके मिलेंगे। कुछ नए क्वेश्चन जो अभी नहीं आए, पर मैं बता दूंगा आने वाले 1 से 2 साल या 1-2 एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगे। ये इसरो में तो मिल जाएंगे, इसरो, डीआरडीओ, एमपीपीजीसीएल, इनमें तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला है अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है मानव को सुरक्षा देना। सभी को पता, वायरिंग का दोष होने पर, जो वायरिंग में यदि कोई लीकेज हो, ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होता है भाई, कभी भी सर्किट ब्रेकर, फ्यूज ये काम नहीं होते, ट्रिप नहीं होते, जिससे मनुष्य को क्या हो जाएगा भाई, मर सकता है, झटका लग सकता है। तो इसके लिए भैया हम क्या करते हैं, जमीन का जो अर्थिंग का प्रतिरोध होना क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इतना याद रखना आपको, कभी भी याद रखना यदि लीकेज करंट होता है,
ठीक है, किसी बॉडी पे करंट आ रहा है, यदि मान लो कूलर है, कुछ कूलर की बॉडी पे करंट आ रहा है, मेरा हाथ लगा है, तो कभी भी एमसीबी नहीं गिरेगी, सर्किट ब्रेकर कभी नहीं गिरता। ठीक है, आप मर जाओगे जब तक नहीं गिरेगी। ठीक है, इसलिए अर्थिंग करना जरूरी, नहीं तो बोल दोगे सर हमने एमसीबी लगा रखी है, कंपनी का दावा है, वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाती है। तो कौन सा नियम है, इस नियम को याद रखना बेटा, ये तुमको एमपी केवीसीएल में आया था, अभी आया था ये। ठीक है, जो अभी मार्च में एग्जाम हुई थी। ठीक है, कौन से नियम के अनुसार ऐसा होता है कि सर्किट ब्रेकर आपका काम नहीं हो पाता, तो 30 IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 3043 1966 के अनुसार ये बात बताई गई उन्होंने कि भैया जो भी हम उपकरण यूज कर रहे हो, ठीक है, यदि लीकेज होता है तो वहां पर आपको कौन प्रोटेक्शन नहीं करेगा, सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन नहीं करता है। तो सबसे पहले इस नियम के अनुसार IS 1966 के अनुसार अर्थिंग के लिए जो प्लेट और छड़ के चारों ओर हमको क्या दिखाना चाहिए, प्रतिरोध कम करने के लिए आप क्या डालते हो, नमक डालते हो और कोयला डालते हो। तो यहां पर हम क्या डालेंगे, नमक और कोयला। यदि आपको जमीन का प्रतिरोध कम करना है तो और नमक और कोयला डालते हो दोस्तों। दूसरा है आपका अर्थिंग के लिए आमतौर पे एक केमिकल आता है, एक पाउडर आता है, उस पाउडर का नाम क्या है, तो बेंटोनाइट पाउडर या मार्कोनाइट या बेंटोनाइट पाउडर, दो पाउडर होते हैं, एक मार्कोनाइट भी आता है। ठीक है, याद रखिए अर्थिंग में यदि आप नमक और ये नहीं डालते, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो कोयला नमक नहीं यूज करती, वहां पर क्या यूज करते हैं, पाउडर, ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये अर्थिंग में जो पाउडर डालते हैं वो पाउडर का नाम होता है बेंटोनाइट पाउडर। वो बेंटोनाइट पाउडर होता है क्या मैं बताऊंगा। और एक कार्बन पाउडर है ना, कोयले को पीस के बनाया जाता है। ठीक है, बेंटोनाइट पाउडर का उपयोग हम नमी को बनाए रखने, यानी पानी क्या कर रहे हैं, सोख लेती है, और पानी को यानी मिट्टी को ज्यादा समय तक गीला रखने के लिए हम किसका, कौन सा पाउडर का यूज करते हैं, बेंटोनाइट पाउडर का यूज करते हैं। क्लियर, जिसके कारण पृथ्वी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। भाई कोई चीज गीली हुई तो करंट ज्यादा जाएगा लेगी, तो इसी कारण प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। तो एग्जाम में आता है बेंटोनाइट, जो हम केमिकल यूज करते हैं अर्थिंग पाउडर, उसका नाम क्या होता है, तो बेंटोनाइट पाउडर या कार्बन पाउडर। तो बेंटोनाइट क्या करता है, जो मिट्टी होती है उसमें नमी यानी गीलापन बना के रखती है, जबकि जो कार्बन पाउडर होता है उसका उपयोग हम कहां पर, नॉर्मल स्थानों पे करते हैं, जैसे कोयले का पाउडर बोलते हैं हम। ठीक है, अब बेंटोनाइट पाउडर होता क्या, अब इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आपको यदि ये पीपीटी चाहिए तो हमारे जो चैनल है, चैनल पर आपको दिख रही होगी व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको पीपीटी मिल जाएगी। कुछ पे करना पड़ेगा, या यूट्यूब पर आप ज्वाइन बटन को जरूर क्लिक करें, ज्वाइन मेंबरशिप लीजिए, जिसमें आपको प्रैक्टिकल और विथ थ्योरी दोनों मिलेगी। तो ज्वाइन, वो भी आप गोल्डन मेंबरशिप लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा गोल्डन मेंबरशिप में। अर्थिंग का अगला क्या है, हाँ हम अगले कर रहे थे कि अर्थिंग के लिए जो पाउडर यूज करते हैं उस पाउडर का नाम क्या होता है, बेंटोनाइट पाउडर। ये इस तरह का पाउडर होता है जिसको बोलते हैं बेंटोनाइट पाउडर। ये एक प्रकार की मिट्टी होती है जो नमी को पानी को, यानी जो मिट्टी होती है उसको गीला ही रखती है। ठीक है, यानी गीला को क्या करती है, बरकरार रखती है। अर्थिंग प्रणाली में प्रतिरोध को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर, इसका कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसका उपयोग जो पत्थर वाली जगह होती है, पथरीली जगह, वहां ऐसी मिट्टी, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप कौन सा केमिकल यूज करोगे यदि प्रतिरोध को कम करने के लिए, जहां पर पथरीली जगह है, वहां पर अर्थिंग भी ज्यादा, पथरीली जगह पे आपको कितना ओम होता है, रेजिस्टेंस 8 ओम। अब उसको कम करने के लिए हम क्या डालते हैं, केमिकल और पाउडर होता है जिसको बोलते हैं बेंटोनाइट या मार्कोनाइट। समझ में आया होगा। दूसरा होता है कार्बन पाउडर। कार्बन पाउडर क्या होता है, ऐसा पाउडर जिसमें विद्युत की चालकता को बढ़ा देता है, यानी करंट को ज्यादा फ्लो करने को कहता है। इसका उपयोग कहां करते हैं, नॉर्मल हम जो वायरिंग होती है, जैसे नॉर्मल जगह, जहां नॉर्मल स्थान है, वहां पर इसका यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, केमिकल अर्थिंग। रासायनिक अर्थिंग होती क्या है, तो दोस्तों इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो तार इलेक्ट्रोड होते हैं, या जो तांबे और जस्ते का होता है या लोहे का होता है, उन गड्ढों, उनको हम क्या करते हैं, गड्ढे में डालते हैं, और उसके बाद उन इलेक्ट्रोड में हम क्या डालते हैं, पाउडर डालते हैं। वो पाउडर क्या होता है, बेंटोनाइट या ग्रेफाइट का होता है। सभी को पता है, जो मिट्टी की चालकता को बढ़ाता, प्रतिरोध को कम कर देता। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रासायनिक अर्थिंग। याद रखना, जो हम ये केमिकल यूज कर रहे हैं उस केमिकल को यूज कर ले तो वो अर्थिंग का नाम हो जाता है केमिकल अर्थिंग। दोस्तों ये एग्जाम में आ सकता है आपको, केमिकल अर्थिंग में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, बेंटोनाइट और मार्कोनाइट नाम होता है, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, दूसरा होता है अगला नियम, समय समय पे अर्थ के गड्ढे में आपको क्या डालना है, पानी डालना है। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर होती है। तो अर्थिंग, जब प्लेट के चारों ओर भूमि क्या बनी है, नमी बनी रहे।
अर्थिंग प्रतिरोध का मान घटाने के लिए, यदि आपको और अर्थिंग प्रतिरोध का मान घटाना है तो आपको अर्थ का संयोजन पर सोल्डरिंग भी की जा सकती है। सोल्डरिंग आपको करनी है जिससे कनेक्शन प्रॉपर रहे, तो वहां पर आप अर्थिंग का प्रतिरोध भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगला, अर्थिंग इलेक्ट्रोड में जो पाइप या तार या नट बोल्ट आदि को जंग से बचाने के रखने के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम हो जाता है। आप जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, जो पाइप यूज करते हो, उस पाइप पे जंग ना लगना चाहिए, नट बोल्ट पे जंग यानी आदि से आपने बचा लिया, उनको समय समय पर ग्रीस और ये लगा दिया, तो आपका अर्थिंग का प्रतिरोध हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगला है विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन केंद्र सब स्टेशन, जहां अर्थिंग का प्रतिरोध कम से कम रखना है। ये आपको दिख रहा होगा जहां जनरेशन होता है, जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां कम से कम कितनी अर्थिंग करना चाहिए, आपको 2 अर्थिंग करना चाहिए। तो वहां पर एक से अधिक अर्थ इलेक्ट्रोड को कहां लगाते हैं, समांतर क्रम में। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये और नीचे वाली लाइन, वो बोलते हैं जहां सब स्टेशन हो या जहां पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है, जहां पर बिजली पैदा हो रही है, वहां पर जो हम अर्थिंग, यदि आपको 2 या 2 से अधिक अर्थिंग लगाते हैं, तो आपको, यदि मैंने बोल दिया आपको अर्थिंग कम करना है, आपके पास अर्थिंग प्लेट भी रखी है, तो वो आपको क्या करना, सबको काय में लगा देना, समांतर क्रम में। ये देखो एक दूसरे के क्या लगे, आमने सामने, काय लगे हैं, आमने सामने, समांतर क्रम में लगा देते हैं, जिसके कारण अर्थिंग क्या हो जाती है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम। तो एग्जाम में आता है यदि सब स्टेशन है, वहां का आपको अर्थिंग कम करना, अर्थिंग, जमीन का अर्थिंग कम करना है, जमीन का प्रतिरोध कम करना है। क्या करना है, जमीन का प्रतिरोध। तो आप क्या करोगे, तो बहुत सारे अर्थिंग को आप काय में जोड़ दोगे, समांतर क्रम। समांतर को बोलते हैं पैरेलल क्रम में, ठीक है। अब इसमें 2 अर्थ के बीच में, याद रखना, कम से कम 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आपने बहुत सारे समांतर लगा दिए, पर कम से कम इनके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, 5 मीटर की दूरी होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में की एग्जाम में आया था और यूपी में भी आया था। तो दोस्तों इसको समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो लाइक आप करते हो तो क्या मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा, और मेहनत करनी चाहिए, और अलग अलग जगह से क्वेश्चन लेना चाहिए, अलग अलग चीजों को हमको देखना चाहिए, जिससे बच्चों को ये एग्जाम में, यदि आप MPPGCL की बात करोगे ना, तो आपको इसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 8 से 10। यदि आप MPKVCL की बात करोगे, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, हाँ है ना। तो दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो अगला है हमारा मृदा प्रतिरोधकता। मृदा का परीक्षण कैसे करते हैं दोस्तों। हमको यदि मृदा को हम टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम क्या होता है। तो दोस्तों जो मृदा को हम, जमीन की जो मिट्टी होती है, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी को जो टेस्ट करते हैं वो 2 विधि होती है। यह अभी तक कोई एग्जाम में नहीं आया दोस्तों, ये गारंटी है मेरी, इस बार आपको देखने को मिलेगा। जो मृदा होता है, उस मृदा का टेस्ट जो करते हैं उसको वेनर, 4 पॉइंट वेनर, 4 वेनर विधि, कितने पॉइंट वाला, 4 पॉइंट वाला वेनर विधि या स्लेमबर्ग विधि का उपयोग करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मृदा का परीक्षण करने के लिए किस विधि का यूज करते हैं। यानी मिट्टी को आपको टेस्ट करना है, मैंने मिट्टी ले गया, मैंने टेस्ट करना है कि उसका कितना प्रतिरोध, तो उस टेस्ट करने के लिए उस कौन सी विधि यूज करते हैं, वेनर विधि या स्लेमबर्ग विधि का यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब इसका यूज कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें क्या कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा वोल्टमीटर होता है, मेगर होता है, ठीक है, इसकी 4 नोब होती है, कितनी, 1 2 3 4। इन 4 नोबों को क्या करते हैं, ये अर्थ रेजिस्टेंस में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये इसमें एक तो करंट कॉइल होती है, 2 प्रेशर कॉइल होती है और 2 करंट कॉइल होती है। इनको जमीन में लगा देते, जो हमने अर्थिंग करी वहां लगा देते हैं, या जहां पर आपको अर्थिंग करना है वहां पर आप उसको कनेक्ट कर देते हैं, उससे इसका रेजिस्टेंस जांचते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, इन वायरों से सिग्नल मिलता है, क्या मिलता है, सिग्नल, और सिग्नल बताता है यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है। क्लियर है दोस्तों। तो ये एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, नहीं आया अभी तक पर आएगा। अब हम चलने जा रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन पहले खुद पूछ करके वीडियो को करना है। और दोस्तों मेरे फिर एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं कि ये वीडियो से आपको फायदा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप ही, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं केवल आपको जानता हूं, और आप ही मेरे लिए एक मोटिवेशन हो। यदि आपके द्वारा लाइक और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट्स आ रहा है, यदि मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और मेहनत करूं आपके लिए। जमीन का प्रतिरोध का मान निम्नलिखित इस पर निर्भर नहीं करता। अभी आपने बोला, मैंने जब बताओ जमीन है, जमीन यानी मृदा का मतलब होता है भूमि, इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों जमीन का प्रतिरोध मृदा की स्थिति, अरे कैसी है, सूखी है कि गीली, मिट्टी है, पता कहां सर होगा। तापमान, अरे जरूर यार, गर्मी होगी जहां पर हीट ज्यादा होती है वहां का वो सूख जाएगी मिट्टी। रंग पे डिपेंड करता है क्या, रंग पे डिपेंड नहीं करता।
ये आंसर आएगा। रंग, रंग से कोई मतलब नहीं, हमको तो मिट्टी चाहिए। क्लियर? मृदा की नमी नियंत्रण ये पे डिपेंड भी करता। यूपी में आया था ये क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमिगत भूसंपर्क में भूसंपर्क की क्षमता कितनी होती है? ये यूपी आरवीएन में पूछा गया था 2016 में। तो बेटा गड्ढे की गहराई बढ़ती है तो घट जाती है क्या? नहीं। यानी ये इसका क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं है? यानी ये बोल रहा है कि हम यदि कभी जमीन में अर्थिंग करते हैं तो उसकी अर्थिंग की संपर्क यानी जमीन में ज्यादा अर्थ अच्छा मिले तो ये अर्थ यानी ज्यादा जल्दी जल्दी ले तो ये क्षमता कब आएगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको ये बढ़ाने के लिए? तो आपको गड्ढे को घेरा करना पड़ेगा। नहीं, घेरा करोगे तो घट जाएगी? नहीं, घेरा करने पे याद रखना बेटा दोस्तों बढ़ जाती है। प्लेट का क्षेत्रफल के अनुसार घट जाएगी? नहीं, ये भी गलत। मिट्टी सूखी, अरे मिट्टी सूखी है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा? ये भी नहीं होगा। तो प्लेट का क्षेत्रफल और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर हो जाएगा हमारा ये। दोस्तों मैं बताता हूं प्लेट का क्षेत्रफल। दोस्तों देखो प्लेट प्रतिरोध पड़ा होगा। प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है कौन कितना इसका आकार है। एक प्लेट थी ये और एक प्लेट ये थी। अब सर पहली कौन सी प्लेट बड़ी? बी वाली। यदि इसका एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, प्रतिरोध और एरिया क्षेत्रफल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो प्लेट ये बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम। हम तो चाहते हैं जमीन का प्रतिरोध क्या हो? कम से कम हो। तो प्लेट का क्षेत्र और जो हम गड्ढा है गड्ढे की गहराई ज्यादा खोदेंगे तो इसकी भू संपर्कता अच्छे से अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन है, मृदा की प्रतिरोधकता परीक्षण, मृदा की चालकता निर्धारित करने के लिए कौन सा मापन की प्रक्रिया की जाती है? बताओ। यदि आपको जमीन का रेजिस्टेंस नापना है तो आपको कौन सा परीक्षण करते हैं? तो सर आपने अभी बताया था वेनर। मैं अभी फिर से ले जाता हूं आपको, किसके पे ले गया था ये मैं एक बार बताता। कौन सी? वेनर विधि। किस पे? वेनर विधि पे ये हम करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा ध्यान से समझना, यदि आप परीक्षण कर रहे हो तो वेनर विधि का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है? अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर का एक टुकड़ा यूज करते हैं? नहीं। मृदा की मात्रा, भाई किसके? मृदा की चालकता निर्धारित करने के लिए किसको मापने की प्रक्रिया होती है? मृदा की मात्रा को नापेंगे, कितनी मापर है वहां पर हम नापेंगे जो भू इलेक्ट्रोड और कंटिन्यू संपर्क कैसा है। जमीन के इलेक्ट्रोड और अर्थ इलेक्ट्रिकल जो हम पढ़े थे ईसीसी, उसका भू सातत्य चालकता संपर्क कैसा है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए? निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? यदि जमीन का प्रतिरोध कम करने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए? प्लेट का क्षेत्रफल में वृद्धि, ये आप प्लेट का एरिया बढ़ाओगे तो याद रखना अर्थिंग अच्छे से काम करेगी। ठीक है, जमीन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम करने के, इनमें से क्या नहीं? ये तो करना चाहिए। मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी के साथ इलेक्ट्रोड को जोड़ना चाहिए। ठीक है, मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समांतर में जोड़ना चाहिए। भूमि के गड्ढे को देखो, प्लेट को बढ़ा दो, गड्ढे को बढ़ा दो तो आपका अर्थिंग बढ़ेगी। बहुत सारे अभी मैंने बताया था अपन जो जनरेटर इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे थे वहां बहुत सारी अपन ने क्या अर्थिंग को काय में लगाते समांतर में। तो ये 3 करने से आपकी अर्थिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पर आप श्रेणी में लगाओगे, सीरीज में लगाओगे तो ये बढ़ेगी नहीं। तो आंसर इसका क्या आएगा? बी। ये यूपी आरवीएन में आया था। अब आपका क्वेश्चन आ गया एमपी लाइनमैन का क्वेश्चन। बच्चा उत्सुकता हो जाता लाइनमैन का जैसा दिखता है। जमीन का रजिस्टेंस, अर्थ रजिस्टेंस का मांग किस पे निर्भर नहीं करता? किस पे नहीं करता? मिट्टी पे करता। अरे सर मिट्टी पे तो करता ही है। करता है क्या? देखते हैं हम। मिट्टी की प्रतिरोधकता, हाँ इस पे तो करता है। स्टेशन भू संपर्क की डिजाइन पे इस पे भी करता है। मिट्टी पे भी करता है। मिट्टी सूखी है कि गीली इस पे करता है ना। आवृत्ति पे कभी भी नहीं करता। आवृत्ति से कोई लेना देना हमको नहीं है अर्थिंग में। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? डी। आपको समझ में आया होगा। अगला, पृथ्वी की मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एएलपी लोको पायलट की एग्जाम में आया था। तो क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी की मिट्टी के प्रतिरोध की नमी बनाने में? यदि हमको प्रतिरोध क्या चाहिए? मिट्टी का कम से कम होना चाहिए। तो क्या होता है? नमी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नमी प्रतिरोध पर नमी की मात्रा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा नमी से? नहीं, कम हो जाएगा। प्रतिरोध मृदा का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसको आप करिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। आशा करता हूं आपने कमेंट्स में कमेंट्स कर दिया होगा। इसका आंसर बहुत सरल था। 7वां क्वेश्चन, अच्छे भू संपर्क के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर क्या भरने का लिए मिश्रण यूज करते हैं? तो मैंने बताया था पहले तो आपको कोयला और आप क्या भरते हो? लवण। लवण यानी होता हमारा नमक। लवण को याद रखना क्या बोलते हैं? नमक। याद रखिएगा, है ना। कोयला और रेत नहीं भरते, चूना और रेत नहीं भरते। और कौन सा पाउडर भरते हैं? बेकोनाइट या मार्कोनाइट पाउडर या ग्रेफाइट पाउडर का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल अर्थिंग। अगला है, ये देखिए कितनी सारी, एमपी पावर ट्रांसमिशन, एएलपी, डीएमआरसी, यूपी आरवीएन में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में कौन सी सामग्री अर्थ प्लेट
के आसपास की मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाने के लिए की जाती है। तो हम मिट्टी की नमी बनाने के लिए आप क्या क्या करते हो, नमक डालते हो, कोयला डालते हो, पानी डालते हो ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या था इस क्वेश्चन में दोस्तों, आया होगा आपको समझ में। पृथ्वी के प्रतिरोध के बड़े आकार का तांबे की प्लेट का उपयोग और कम किया जा सकता है। क्या कम किया जा सकता है, यानी ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी का प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबे की प्लेट का उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। कैसे कम कर सकते हैं, तांबे का प्लेट का उपयोग करके, बड़े आकार के तांबे, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन को समांतर में जोड़ के, हम समांतर क्रम में पृथ्वी में हम क्या करते हैं भैया, बहुत सारे इलेक्ट्रोड को समांतर में जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे रेजिस्टेंस को आप काय में जोड़ दो, समांतर में। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्न में किस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसका उपयोग नहीं किया, लकड़ी का कोयला और नमक नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए सर। छोटे आकार की अर्थ प्लेट यूज करना चाहिए, देखो प्लेट हमेशा बड़ी यूज करना चाहिए, नमक पानी डालना चाहिए, हाँ या ना, ये भी सही है। गड्ढे की गहराई ज्यादा करनी है, तो ये और ये भी तो सही है। प्लेट की गहराई भी, अर्थिंग की गहराई भी अधिक होना चाहिए। यह आंसर आपका सही होगा कि उन्होंने बोला का नहीं करना चाहिए, तो आपको प्लेट छोटी नहीं लेनी है। अगला, को सुनिश्चित करने के लिए चारकोल और नमक के मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, संडे के दिन आपको मध्य प्रदेश केवीसीएल का जो लास्ट अभी 2025 में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा दोस्तों। तो आपको सॉल्यूशन के लिए रोज सुबह 8 बजे आपको जुड़ना है। आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी संडे के दिन, तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर देखें, है ना। और अभी इस सूचना को ज्यादा लोगों को शेयर करें। को सुनिश्चित करने के लिए चारकोल और नमक के मिश्रण का अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए। किसको कम करने के लिए, अर्थिंग को कम करने के लिए, करंट के प्रभाव को उच्च करने के लिए, विद्युत के बाधा बनने के लिए, हमारा अर्थिंग, प्रभावी अर्थिंग को कम करने के लिए। सुनिश्चित का मतलब अच्छा करने के लिए हम चारकोल और क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। ये डीएमआरसी और टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के एग्जाम में आया था। अगला है, इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार यदि भू संपर्क पट्टी जस्तेदान यानी जीआई का इस्तेमाल इस्पात का होना है, तो पदार्थ का की हो तो नट और बोल्ट का होना चाहिए, जीआई का होना चाहिए यार दोस्तों। जस्ती इस्पात, इसको बोलते हैं जीआई इस्पात। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, आप करिएगा, आशा करता हूं पूछ करके आपने आंसर देने की कोशिश करिए। अर्थिंग का प्रतिरोध कम करने का उपयोग किया जा सकता है, किस करने की विधि है, किस विधि का यूज हम रेजिस्टेंस को जमीन का कम कर सकते हैं। तो मैंने फिर बोला है, ये भी यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया था। आप ताप द्वारा माटी को शुष्क, आप मिट्टी को सुखाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा दोस्तों, ये गलत है। छड़ की लंबाई, कई छड़ों का उपयोग करके छड़ के व्यास को घटा के, व्यास तो घटाना ही नहीं है, एरिया तो हमको, क्षेत्रफल तो घटाना ही नहीं है, ठीक है। लंबाई बढ़ा के हो सकता था, पर इन्होंने बोला कई छड़ का। हम याद करते समांतर में बहुत सारी प्लेट हम यूज करके अर्थिंग को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। अर्थ वायर का माप किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। मध्य प्रदेश केवीसीएल के टीए के एग्जाम में आया था, राजस्थान के एग्जाम में आया था, इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में एएलपी सीबीटी 2 में आया था। तो आपका जो करंट का वायर, याद रखना अर्थ वायर डिपेंड करता है कि लाइन, आपकी जो लाइन है उसमें कितना करंट जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत किए गए भूसंपर्क इलेक्ट्रोड को स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो बताइए, मैंने बोला था सब स्टेशन में जब अर्थिंग कर रहे हो तो वहां पर, या घर पर जो अर्थिंग कर रहे हो, घर की बात कर रहे हैं, भूमिगत किए गए ना भूसंपर्क, तो कितने मीटर दूर होने चाहिए घर से अर्थिंग, 1.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। कितने मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर। दोस्तों सारे क्वेश्चन ऐसा एक भी नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं। भूसंपर्क का तार का साइज होना चाहिए, न्यूट्रल वायर से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर फेज वायर से अधिक, न्यूट्रल वायर के बराबर फेज वायर का मतलब, फेज और न्यूट्रल वायर, यहां अधिक न्यूट्रल वायर लिखा है ना, जो कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, या फेज आना नहीं चाहिए, न्यूट्रल वायर से अधिक सही था, इसलिए इसको हमने आंसर माना है, ठीक है दोस्तों। ये यूपीपीसीएल में आया था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उसके पहले आप वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें। किसी स्थापना भूसंपर्क प्रतिरोध अर्थ रेजिस्टेंस कम करने के लिए निम्न कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। इसरो, डीएमआरसी, एनपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, मध्य प्रदेश लाइन पेन, एमपीपीजीसीएल, इन सभी में क्वेश्चन आया था। तो आपको अर्थिंग को कम, जमीन का रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड को काय में जोड़ोगे, समांतर में जोड़ोगे दोस्तों। क्लियर है आपको, तो आपको याद ही होते जा रहा होगा। सभी अर्थ वायर और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ईसीसी आमतौर पर किसके बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, गैल्वेनाइज इस्पात के। डीएमआरसी, यूपीआरएन बिहार,
इलेक्ट्रिकल पीसीएल में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगला, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितने एमएम से, इंस्टॉलेशन कंडक्टर का आकार आधे से कम नहीं होना चाहिए। कितने कम नहीं होना चाहिए, कितने एमएम से? तो दोस्तों 14 स्टैंडर्ड वायर गेज से या 2.9 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था, टेस्टिंग असिस्टेंट के एग्जाम में आया था एमपीपीजीसीएल में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों। किसी धातु की प्लेट, आशा करता हूं आंसर भी दे दिया होगा आपने। किसी धातु की प्लेट, पाइप या अन्य चालक जो विद्युतीय रूप से अर्थ के रूप में सामान्य द्रव्यमान से जुड़े, उसे कहा जाता है। यानी एक धातु की प्लेट है, पाइप है, जो किससे जुड़े, हमारे अर्थ पाइप से जुड़े, जमीन से जुड़े, उसको हम क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। जो पाइप हमारा जुड़ा होता है, ठीक है, उस पाइप को क्या बोलते हैं? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ईसीसी। क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भूसंपर्क निरंतर चालक, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का अनुमानित आकार होता है। तो दोस्तों इसका आकार होता है 14 स्टैंडर्ड वायर गेज से कम नहीं होना चाहिए और 2.9 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। पर दोस्तों इसका आंसर जो माना था ना एनएमआरसी ने, वो माना था 10। और 10 इसलिए माना था, उन्होंने जो अर्थिंग दी थी, उस अर्थिंग का इन्होंने ये बताया था कि जो हम अर्थिंग कर रहे हैं वो हम सब स्टेशन पर यहाँ पे क्लियर नहीं किया था। इसी कारण इस पर केस हुआ था, इस पर मार्किंग हुई थी कि भैया ये क्वेश्चन आपने गलत दिया इसका आंसर। पर उन्होंने बोला कि हमने ये कहाँ का पूछा? सब स्टेशन का पूछा है। तो सब स्टेशन के लिए आपको कितना होना चाहिए? 8 स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी 10 से कम होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थिंग सिस्टम का घटक नहीं? अर्थिंग का कौन नहीं? ईसीसी है कि नहीं? अर्थ कंडक्टर। लीड भी है, इलेक्ट्रोड भी है, ये पहले ही पढ़ा है मैंने। ये फ्यूज नहीं है इसका भाग। अगला क्वेश्चन है, उस चालक को क्या कहा जाता है जिसमें विद्युत प्रणाली उपकरण में कुचालक धातु भाग भू इलेक्ट्रोड से जोड़ता है? उदासीन न्यूट्रल वायर कहते हैं क्या? भू सतत चालक कहते हैं स्ट्रे या भू इलेक्ट्रोड। यानी ऐसा चालक, ऐसा तार जिसको हम विद्युत प्रणाली उपकरण में कुचालक धातु भाग को भू इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, यानी न्यूट्रल उससे जुड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भू सातत्य चालक, ईसीसी। क्या बोलते हैं हम उसको? ईसीसी। घरेलू वायरिंग में भूसंपर्क तार का आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? तो सभी को पता है किससे कम नहीं होना चाहिए? 14 स्टैंडर्ड वायर गेज से कम नहीं होना चाहिए। या हरियाणा की लाइनमैन, टेक्निकल हेल्पर, डीएमआरसी, इसरो, इन सभी में क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व कराया है। दोस्तों बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे, जो क्वेश्चन मैंने दिए, तो आप पूछ करिए, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिए, अपने से करिए। यदि आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती, दूसरी बार रिपीट करिए। बहुत दोस्तों के मैसेज आते हैं कि दोस्तों सर आपकी वीडियो हमको बहुत पसंद आ रही है। दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करें, पीपीटी ले लीजिए और आके आपकी इच्छा है, आप यह पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। हर यूनिट आप ग्रुप में जुड़ जाओगे। ग्रुप से जुड़ने का फायदा ये बहुत सारी चीजें मिलेगी। उससे ये नहीं मिलेगा कि आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन मिलेगा, डेली क्यूज मिलेंगे, डेली क्वेश्चन 5 से 7 आपको नए करने को मिलेंगे, उसके आपको आंसर देना रहेंगे। तो बस ये सारी चीजें आपको इस पे मिलेगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो, ज्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों यदि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो मैं वीडियो आगे नहीं बना पाऊंगा, तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं कल 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।